Hello dear students, myself Sajal Misra. I cordially welcome you all on my channel Math Experto. I hope you all are fine. तो बच्चों, आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 2 तारीख को साइंस का पेपर है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कम से कम 3 से 4 बार लगातार रिपीट हो रहे हैं और ऐसे सवाल जिनका पेपर में आना लगभग निश्चित रहता है। तो आज के क्रम में हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन कौन सी है? सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो क्या यूज किया जा रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4। आपके पूरे सिलेबस में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज 2 ही रिएक्शंस में है। आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान देखिए, किसके साथ कराया जाएगा? इथेनॉल के साथ। और क्या फॉर्म होगा? एक कंपाउंड फॉर्म होगा। और कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड लिख के भी जो है लैंग्वेज क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो यही रहता है बट लैंग्वेज उसकी चेंज कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन होगा कौन सा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। तो इथेनॉल के साथ इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। अब इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कितने टेम्परेचर में? 443 केल्विन पे हीट किया गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? वाटर को बाहर निकाल देगा। जब मैंने आप लोगों को कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ाया था तो एक इसका सिंपल तरीका भी बताया था। आप इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो, CH2OH। इथेनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? वाटर को बाहर निकाल देगा और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? यहाँ देखिए कि इथेनॉल की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा? इथीन फॉर्म होता है आपका और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कैसे? 2 कार्बन है तो H और डबल बॉन्ड है तो इन। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट कर देता है। एक रिएक्शन मैंने आपको कहा था शुरू में कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की 2 रिएक्शन दिया गया है। एक थी डिहाइड्रेशन, आप लोग को याद होगा। ये रिएक्शन कौन सी है? डिहाइड्रेशन। और एक रिएक्शन थी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 में से एक का पेपर में आना 100% फिक्स रहता है। और होता क्या है कि स्टेरिफिकेशन में क्या होता है? स्टेरिफिकेशन में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है और क्या फॉर्म होता है? अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ईस्टर फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल होता है? क्या होता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। सो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट जो है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी? तो केमिकल इक्वेशन आप लोगों के सामने है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो सकता हो लैंग्वेज चेंज करके ही दिया जाए, बट ये जो है इक्वेशन डिहाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है और ये पेपर में लगभग आना निश्चित रहता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो नेम इथीन है और स्ट्रक्चर फार्मूला अगर इसका ड्रा किया जाए तो कैसे ड्रा किया जाता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये क्या हो गया? ये इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे नेम और स्ट्रक्चर भी पूछा है तो आपको स्ट्रक्चर भी ड्रा करना पड़ेगा। दूसरी चीज इक्वेशन को लिखने को कहा गया है और तीसरी चीज रोल कहा गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल क्या होगा।
तो हमने पहले क्वेश्चन को देखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लगातार पेपर में आता है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, विच ऑफ दीज टू इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स एंड वाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? एक्सट्रैक्शन, आपको पता होगा जहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स था, उसी जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर्स का ये क्वेश्चन है। और इसको कैसे एग्जाम में किया जाए और क्वेश्चन को जब हम देखें तो कैसे उसकी तरफ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें, वो सबसे इजी वे क्या होगा प्रोसीड करने का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए होता क्या है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। होता क्या है कि ऑक्साइड से मेटल का रिडक्शन आसान होता है, किसी भी मेटल के ऑक्साइड से मेटल का रिडक्शन आसान होता है, कार्बन एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम रिडक्शन कर देते हैं। बट सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म से डायरेक्ट मेटल का जो है कन्वर्जन, ये क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो पहले क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में मेटल कन्वर्ट करते हैं और फिर रिड्यूस करके उसको मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए होता क्या है, कैल्सिनेशन जो है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता क्या है, रोस्टिंग में क्या किया जाता है, रोस्टिंग में भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है और कैल्सिनेशन में भी स्ट्रांगली हीट किया जाता है। अब दोनों होता किसके लिए है, देखिएगा, मेटल की मेटल सल्फाइड के केस में कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है, रोस्टिंग को यूज किया जाता है। और मेटल कार्बोनेट के केस में किसको यूज किया जाता है, कैल्सिनेशन को। होता क्या है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों प्रोसेस में क्या किया जाता है, मेटल के सल्फाइड मेटल कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है। एक के केस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है और दूसरे केस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किया जाता है। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि किसमें प्रेजेंस में किया जाता है और किसमें एब्सेंस में किया जाता है। इसका मैं बहुत इजी ट्रिक भी बताऊंगा आपको। पहले एक चीज समझ लीजिए, सी फॉर कार्बोनेट और सी फॉर कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट में क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है, और सल्फाइड में रोस्टिंग होता है। अब किसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और किसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, उसका इजी वे देखिए कैसे होगा। कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3 होता है। तो कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसमें इस केस में स्ट्रांगली हीट होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ एयर में। तो दूसरे केस में क्या होगा, सल्फाइड के केस में, सल्फाइड के केस में क्या ऑक्सीजन है, क्या सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, S होता है। क्या इसमें ऑक्सीजन है, क्या इसके पास नहीं है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है स्ट्रांगली। तो कैल्सिनेशन के केस में क्या किया जाता है कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है स्ट्रांगली हीट किया जाता है। बट सल्फाइड के केस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है। क्यों रहता है, मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया, क्योंकि कार्बोनेट में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए कार्बोनेट प्रोसेस में ऑक्सीजन का ऑब्सेंस रहता है और सल्फाइड प्रोसेस में ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है। आइए एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, जब पेपर में आएगा तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और क्वेश्चन लिखा गया, सेकंड पार्ट, विच ऑफ दीज इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स के लिए कौन यूज किया जाता है, रोस्टिंग यूज की जाती है। रोस्टिंग होता क्या है, रोस्टिंग इज द प्रोसेस, देखिए कैसे लिखेंगे एग्जाम में, रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच वी स्ट्रांगली हीट द मेटल सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाता है। बट कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच वी स्ट्रांगली हीट द मेटल कार्बोनेट इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट मेटल ऑक्साइड। ठीक, दोनों प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम में ऐसे ही इसमें लिखना है। अब एग्जाम में क्या होगा, जब इसके अलावा आप लोग को डेफिनेशन के अलावा एक एक एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल। आप सबको पता है कि जिंक सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है और कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। तो जिंक का ही हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। अब सल्फाइड है, तो सल्फाइड के केस में कौन सा प्रोसेस लगता है, रोस्टिंग लगता है। तो रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 3 2 2। ठीक, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे हीट
और कौन सी प्रोसेस में? रोस्टिंग के प्रोसेस थ्रू। ठीक, क्योंकि सल्फाइड आप सभी को पता है कि सल्फाइड में क्या किया जाता है? स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक, अब सेकंड कार्बोनेट के केस में कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? सी फॉर कार्बोनेट एंड सी फॉर कैल्सिनेशन। क्या क्या बनता है इस केस में भी? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये बैलेंस है तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि क्योंकि कार्बोनेट के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन रहता है इसीलिए कैल्सिनेशन प्रोसेस में हीट किया जाता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। सल्फाइड के पास ऑक्सीजन नहीं है इसलिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है। ये इसको याद करने का एक इजी वे है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको समराइज कर लेते हैं लास्ट में। कैसे समराइज करेंगे कि सल्फाइड के केस में क्या होता है? सल्फाइड के केस में रोस्टिंग प्रोसेस का यूज होता है और कार्बोनेट के केस में कैल्सिनेशन का यूज होता है। कैसे हमें पता होगा किसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, किसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा? कार्बोनेट के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाएगा। और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के जो है हीट किया जाएगा। तो ये था पूरा। और सेकंड पार्ट कि कौन सल्फाइड और जो है किस केस में यूज किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड के केस में, वो रोस्टिंग के केस में क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है। अब इसमें देखिए एक चीज और क्या ध्यान देने की जरूरत है कि एग्जाम में कि रोस्टिंग और सल्फाइड का जो सवाल आता है वो अक्सर डिफरेंस से ही आता है और ये सवाल लगातार रिपीट होता है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटिटिव क्वेश्चन है ये और इसको बहुत ध्यान से करिए क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि होता क्या है, मैंने आप लोग को शुरू में भी बताया था कि क्योंकि जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट से किसी भी मेटल के सल्फाइड या मेटल के कार्बोनेट से डायरेक्ट मेटल का जो होता है रिडक्शन वो इम्पॉसिबल है। तो पहले मेटल के सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट से मेटल के ऑक्साइड में रिडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को पता होगा कि मेटल के ऑक्साइड से उसका मेटल का रिडक्शन करना आसान होता है। किसी किसकी हेल्प से? कार्बन या एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। आगे क्या करते हैं? कार्बन का यूज करके हम इसमें किसमें रिड्यूस कर देते हैं, हमें मेटल जो है मिल जाता है, प्योर मेटल की जो है हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये आपने देखा कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एल्युमिनियम फॉर जॉइनिंग क्रैक्ड रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस को, जो क्रैक्ड रेलवे लाइंस रहती है उसको ज्वाइन करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका नाम क्या है प्रोसेस का? थर्माइट प्रोसेस होता है। थर्माइट रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में हीट इवॉल्व होने का ये रिएक्शन क्या किया जाता है, जो है रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइंस को क्रैक जब होते हैं तो उनको ज्वाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी रिएक्शन होती कौन सी है वही हमको यहाँ पे शो करना है, लिखना है। आयरन की वैलेंसी क्या है यहाँ पे? आयरन आयरन की 3 वैलेंसी है तो इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड यहाँ पे क्या करते हैं? एल्युमिनियम पाउडर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। क्या बनता है? ये इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो हीट इवॉल्व होती है बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है। इसी कारण क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इसी रिएक्शन का यूज जो है रेलवे लाइंस, जो क्रैक्ड रेलवे लाइंस रहती हैं उसको ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, जिसमें आयरन 3 ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और आयरन यहाँ पे आयरन इवॉल्व होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिवॉल्व होता है और उसके अलावा हीट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हीट जो होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है यहाँ पे इवॉल्व होती है और इस रिएक्शन का इसीलिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा यूज है क्योंकि यहाँ पे जो भी रेलवे लाइंस रहते हैं क्रैक्ड उनको ज्वाइन करने के लिए रिएक्शन यूज किया जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन को देखा कि कैसे थर्माइट रिएक्शन कितना यूजफुल, और इस रिएक्शन को आप लोग के पेपर में ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। कई बार आपको डायरेक्ट दे देगा कि आप थर्माइट रिएक्शन को बताइए और कई बार इसकी लैंग्वेज चेंज करके इस फॉर्म में भी पेपर में, ज्यादातर इसी फॉर्म में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा और इसको बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। देखिए बैलेंस हो गया।
एग्जाम में आप लोग हमेशा बैलेंसिंग रिएक्शन को लिखिएगा, अनबैलेंस रिएक्शन को मत लिखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर इसका भी नंबर काट लेते हैं। तो आप लोग हमेशा एग्जाम में जब लिखिए तो बैलेंस रिएक्शन को लिखिएगा। आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो IUPAC नेम से रिलेटेड है। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। इसको नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग करते समय आप लोग को पता है कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमें जल्दी मिले। अगर इधर से हम करें तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है वन पे, बट यहाँ वन पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है? ब्रोमीन ग्रुप मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? बैक साइड से। इसका नेम क्या होगा? आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या शो किया जाता है? सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शो किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन क्या है? वन है। उसके बाद क्या शो किया जाता है? उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किया जाता है, वन ब्रोमो। और आप लोग को पता है कि नंबर और लेटर को हाइफन साइन से क्या करते हैं? अलग करते हैं। उसके बाद क्या लिखा जाता है? उसके बाद देखा जाता है कि जो चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसमें कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? एथ होता है। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नेम क्या हो गया? वन ब्रोमो इथेन हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री की चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। और आज का पार्ट वन था साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हम लोग सेकंड पार्ट में, आज फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे, और सेकंड पार्ट में हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।